हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। और ये हमारा पॉलिटी का सेशन चल रहा है जिसके अंदर हम एसएससी के पिछले 10 साल के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। और सारे क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कुछ एडिशनल जो फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँगा इस क्वेश्चन के ड्यूरेशन में। इससे क्या होगा कि बाकी जो उससे रिलेटेड जो इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस होंगे वो भी आपके जो फैक्ट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं पॉलिटी के ऊपर मैं कंप्लीट एक लेक्चर लेकर के आऊँ जिसके अंदर मैं पूरी पॉलिटी कवर करूँ, तो उसके लिए भी आप कमेंट करिएगा, तो मैं वीडियो लेक्चर लेकर के आ जाऊँगा जिसके अंदर हम कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन से लेकर के कंप्लीट एंड तक उसके ऊपर वीडियो लेकर के आऊँगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, आप जाकर के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, गंगा रिवर सिस्टम के ऊपर भी मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, वो भी आप प्लेलिस्ट के अंदर जा कर के देख सकते हो। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नाउ अ फुल फ्लेज्ड स्टेट। तो स्टेट की बात की जा रही है, तो बाकी सबकी यूनियन टेरिटरी हैं, बाकी जो हमारा सिक्किम है, सिक्किम फुल फ्लेज्ड स्टेट है। और आपको बताना है सिक्किम का फॉर्मेशन कब हुआ था, क्योंकि हमने वीडियो लेक्चर पहले ही कवर कर लिया है, इसके अंदर सिक्किम के बारे में मैंने बताया। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डैश टू डिसाइड डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन टू स्टेट्स और बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। किसकी ड्यूटी है ना? अगर कोई डिस्प्यूट एराइज होता है स्टेट के बीच में, दो स्टेट्स के बीच में या सेंटर स्टेट के बीच में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है इसको ख़त्म करने की? तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट। ओके, सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर दो स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट आता है उसका जो केस होता है फाइल होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर डायरेक्टली। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है दो स्टेट और सेंटर स्टेट के बीच के डिस्प्यूट को सॉल्व करने का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिटिकल सॉवरिंग इन द डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पॉलिटिकल सॉवरिंग की बात की जा रही है, यानी राजनीतिक संप्रभुता की बात की जा रही है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। क्योंकि देखो, डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, यूएसए डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट इसमें भी क्या आ जाता है? मोनार्की आ जाता है। मोनार्की अब क्या है? मोनार्की आप देख सकते हो जिसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है, तो आप नॉर्थ कोरिया का एज ए एग्जांपल ले सकते हो। एंड देन आप डेमोक्रेसी की बात करो तो यूएस है, इंडिया है, ब्रिटेन है, सारे डेमोक्रेटिक कंट्री है। और डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है? इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है। सुप्रीम कौन होते हैं? जो वहाँ के जो पीपल होते हैं वही सुप्रीम होते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, क्योंकि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या मेंशन किया है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अपना संविधान जो है, वहाँ हमने अपने आप को दिया है, वो मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो संविधान सबसे सुप्रीम है इंडिया के अंदर, तो सुप्रीम संविधान है। संविधान को बनाने वाले कौन है? पीपल हैं यहाँ के। तो यहाँ की जो जनता है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, तो वो होती है सुप्रीम। द चीफ जस्टिस और अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर रिटायर्ड रिटायरमेंट और रिमूवल आर नॉट परमिटेड टू प्लीड और एक्ट इन एनी कंट्री कोर्ट। ओके, देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। मैं हाई कोर्ट की बात करूँ तो हाई कोर्ट के जो चीफ जज होते हैं वो एज अ प्रैक्टिस नहीं कर सकते उसी हाई कोर्ट के अंदर जिस हाई कोर्ट से वो रिटायर्ड हुए हैं। अदरवाइज जो इंडिया के दूसरे जो अदर हाई कोर्ट्स हैं या जो सुप्रीम कोर्ट है सॉरी, है ना, दूसरे हाई कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कहीं भी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, एज अ प्राइवेट भी एज अ गवर्नमेंट भी तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट उस हाई कोर्ट के अंदर नहीं कर सकते जिस हाई कोर्ट के वो जज रहे हैं और उसी से रिटायर्ड हुए हैं। ठीक है, यहाँ बात हो रही है चीफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जजेज हैं उनके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, इंडिया के टेरिटरी के अंदर, है ना, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी अथॉरिटी के अंदर में वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, या दूसरे डिपार्टमेंट में भी वो उनका जो होता है वो एज ए पॉइंट हो जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द इलेक्शन कमिश्नर बट he cannot be removed from his office except by a special procedure laid down in the constitution. This procedure is named as the one prescribed for the removal of the. ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है जो चीफ जज हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, वो जो है उनका रिटायरमेंट का क्या प्रोसेस है, जो अदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है उनका भी रिटायरमेंट का प्रोसेस सेम है। तो देख लो, जो चीफ जज हैं उनके रिटायरमेंट का क्या प्रोसेस होता है, तो उनका रिटायरमेंट का जो प्रोसेस होता है सेम प्रोसेस जो है अपना जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, है ना, उनका भी रिटायरमेंट का प्रोसेस जो है वो सेम होता है। कैसा सेम होता है भाई? 2/3 मेजॉरिटी होती है बोथ हाउसेज से, राज्यसभा से एंड लोकसभा से। 2/3 मेजॉरिटी से बिल पास होने के बाद एक स्पेशल कमेटी बनाई जाती है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होता है, देन उनका रिमूवल हो सकता है।
ओके। और ये मिस बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है कि मिस बिहेवियर का क्लॉज रखा गया है, उसके ऊपर ये केस फाइल की जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। ऑर्डिनेंस इशूड सुप्रीम कोर्ट के ही हैं, वो तो जज तो सुप्रीम कोर्ट के ही होंगे, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, ठीक है। ऑर्डिनेंस इशूड बाय ए स्टेट गवर्नर आर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द, देखो ऑर्डिनेंस की बात की जा रही है यहाँ पे, अध्यादेश की बात की जा रही है, तो अध्यादेश जो है वो गवर्नर भी इशू करते हैं और प्रेसिडेंट भी इशू करते हैं। भाई गवर्नर का भी इशू कर सकते हैं, गवर्नर अध्यादेश तब इशू कर सकते हैं जब जो स्टेट के अंदर, देखो स्टेट के अंदर दो हाउसेज होती हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा, तो लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा की बात करें तो विधानसभा का सेशन अगर नहीं चल रहा है तो गवर्नर जो है स्टेट में ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, अध्यादेश इशू कर सकते हैं। बट अगर प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट भी अध्यादेश इशू करते हैं, बट प्रेसिडेंट कब अध्यादेश इशू कर सकते हैं, प्रेसिडेंट कब अध्यादेश इशू कर सकते हैं, तो प्रेसिडेंट का अध्यादेश इशू करने की बात की जाए तो वो ऐसा है कि देखो इस सेंटर के अंदर क्या हो जाता है, पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा एंड लोकसभा, तो राज्यसभा या आइदर लोकसभा दोनों में से कोई एक हाउस अभी सस्पेंड हो, मतलब अभी टेन्योर अभी चल नहीं रहा हो, सेशन अभी कंटिन्यू ना हो, तो प्रेसिडेंट भी जो है वो अध्यादेश ला सकते हैं। भाई अध्यादेश होता क्या है, तो अध्यादेश जो होता है वो आर्टिकल 123 के अंदर मेंशन किया गया है। अध्यादेश का मतलब क्या है भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाउस जो है स्टेट के अंदर हाउस फंक्शन नहीं कर रहा है, हाउस का अभी जो पार्लियामेंट जो सेशन है वो सेशन अभी नहीं चल रहा है, या सेंटर की बात करें तो दोनों हाउसेज में से किसी एक का हाउस का भी सेशन अभी नहीं चल रहा है, तो अदर हाउस के रिस्पेक्ट में है ना गवर्नर होते हैं, अदर हाउसेज के रिस्पेक्ट में प्रेसिडेंट होते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं, और अध्यादेश सेम प्रोसेस ऐसा होता है कि जैसे पार्लियामेंट का प्रोसेस होता है ना, सेम प्रोसेस पार्लियामेंट का कोई भी प्रोसेस होता है उसका जो इफेक्ट होता है वो सेम इफेक्ट प्रेसिडेंट के अध्यादेश ऑर्डिनेंस के थ्रू भी होगा। बट इसमें ये चीज़ है कि पार्लियामेंट्री सेशन के थ्रू अमेंडमेंट किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट ऑर्डिनेंस के थ्रू अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको याद कर लेना है। देन आपको बात करें जो एक्सपायरी की बात करें तो मैक्सिमम 6 मंथ एंड 6 वीक का ये टेन्योर रखा जाता है कि 6 मंथ और 6 वीक तक ऑर्डिनेंस रह सकता है, अध्यादेश जारी रह सकता है। अब जैसे ही सेशन स्टार्ट हो जाता है बोथ हाउसेज का, तो फिर वो अध्यादेश खत्म कर दिया जाता है। तो मैक्सिमम टेन्योर ये रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका जो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न, क्योंकि यहाँ पे गवर्नर की बात हो रही है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डिड नॉट फेस द यूनियन पार्लियामेंट, अब उन प्राइम मिनिस्टर का नाम बताना है जिनका सबसे कम टेन्योर रहा है, ठीक है। टेन्योर नहीं, टेन्योर आप सबसे कम की बात करो तो अटल बिहारी वाजपेयी का रहा है, 13 दिन के लिए भी उनकी गवर्नमेंट बनी हुई है, ठीक है। तो सबसे टेन्योर कम का तो अटल बिहारी वाजपेयी का 13 दिन का है, ठीक है। बट इनमें से ये आपको क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर तो बने हैं बट उनको कभी पार्लियामेंट जाने का मौका नहीं मिला, ठीक है, तो वो है चौधरी चरण सिंह। कभी उनको मौका नहीं मिला, जो इंडिया के 5वें जो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। द कंटेम्प्ट अथॉरिटी टू अमेंड द फंडामेंटल राइट, 1 सेकेंड, ओके, ओके, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अमेंड द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट की अमेंडमेंट की बात की जा रही है। द अथॉरिटी जो है, अथॉरिटी जो यहाँ पे बात की जा रही है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो किन के पास है, फंडामेंटल राइट के अंदर अमेंड करने का। तो फंडामेंटल राइट के अंदर कोई भी अमेंडमेंट लाने का अथॉरिटी किसके पास है, पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि पार्लियामेंट क्या है, जो भी सेशंस होते हैं, जो भी बिल पास होती है पार्लियामेंट के थ्रू पास होती है। बट फाइनल जो फंडामेंटल राइट के अंदर कह लो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर जो भी फाइनल अमेंडमेंट है, वो फाइनल अमेंडमेंट का इन हैंड किसके पास राइट है, वो है सुप्रीम कोर्ट के पास, ओके। डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय वीटो पावर, तो वीटो पावर की बात करें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने वीटो पावर एंजॉय किया, बिल्कुल ठीक है। वीटो पावर क्या होता है, देखो वीटो पावर का मतलब सिंपल सा ये होता है कि राज्यसभा ने बिल पास किया, सॉरी लोकसभा ने बिल पास किया, देन राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा ने भी बिल पास किया, अब प्रेसिडेंट के पास फाइनल सिग्नेचर के लिए जाता है। बट प्रेसिडेंट ने क्या किया, वो बिल के ऊपर सिग्नेचर भी नहीं किया और बिल को रिटर्न भी नहीं किया, अपने पास रख लिया कि भाई मैं आपको बताऊँगा।
अब वो वीटो पावर प्रेसिडेंट का क्या है, वीटो पावर है, तो वीटो पावर के थ्रू प्रेसिडेंट अपने पास उसको बिल को रख सकते हैं, और बिल को रख सकते हैं, और वो बिल हो सकता है कि वीटो पावर के थ्रू साइन करके भी दे दे या फिर अपने पास रख ले, बट उसके रिगार्डिंग आप उनको प्रेसिडेंट को कुछ स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि आपने उस बिल का क्या किया। ठीक है, तो ये वीटो पावर होता है। तो वीटो पावर को इंजॉय किन्होंने किया है, तो ज्ञानी जैल सिंह हैं, उन्होंने पहले वीटो पावर के इंजॉय किया हुआ है, सिर्फ सिंगल टाइम। ओके, एक ही बार ऐसा हुआ है कि वीटो पावर के इंजॉय किया गया है, तो वो ज्ञानी जैल सिंह ने उन्होंने यूज़ किया है, और ये पोस्ट ऑफिस बिल आया था उस वक्त, उसके रिगार्डिंग। ठीक है, द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ अ डैश बेसिस। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो है ना ऑफिस की बात की जा रही है, किसके बेसिस के ऊपर है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर का जो होता है ना वो अपॉइंटमेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है, और जो हम एमपी सेलेक्ट करते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, एमपी जो हम आप बोल सकते हो जो उनके क्षेत्र से है ना, तो जिस क्षेत्र से वो एमपी एज अ सेलेक्ट होकर के आते हैं, तो अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी से एमपी जो हैं वो सेलेक्ट होकर के आते हैं, बट प्राइम मिनिस्टर को जो है ना अपॉइंट किया जाता है उनमें से, उस एमपीज़ में से जो उनके लीडर्स होते हैं उनको। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है अपॉइंटमेंट के थ्रू आते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। ओके, द रियल एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट रेस्ट विद द। एग्जीक्यूटिव पावर की बात की जा रही है, तो रियल एग्जीक्यूटिव पावर किनके अंडर में आता है, तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब भाई एग्जीक्यूटिव पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर में कैसे आता है, देखो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कितने होते हैं, वो टोटल इंडिया के अंदर अभी 80 है। 80 मतलब क्या, 1/10 मेजॉरिटी। 1/10 मेजॉरिटी जो होती है ना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है। ठीक है, 1/10 मेजॉरिटी मतलब क्या, जो टोटल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 552 जो सीट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर जो 1/10 मेजॉरिटी होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ उनका जो होता है वो जो होता है वो पार्लियामेंट के अंदर में होता है। ठीक है, जो पार्लियामेंट की जो सेशन 552 जो सीट्स हैं, ठीक है, उनमें से 10% 1/10 मेजॉरिटी, ठीक है, 1/10 जो है सीट्स वो ली जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर, जिसके टोटल जो सीट्स हैं वो 80 सीट्स आते हैं। ठीक है, 80 सीट्स उसके अंदर आ गए। द रियल एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द पार्लियामेंट, यहाँ ये हमारा हो गया, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर होते हैं। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो किनको सजेस्ट करते हैं, वो किनको सलाह देते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो सलाह देते हैं प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट जो है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सलाह के ऊपर, जो उनको सजेस्ट करते हैं उनके ऊपर वो वर्क करते हैं। तो आप ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझ सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर ही हेड होते हैं, बट रियल एग्जीक्यूटिव पावर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा। ठीक है, आई थिंक बैक चलेगा। The theory of basic structure of the constitution as propounded by the Supreme Court in the basic structure की बात की जाए, theory of basic structure of the constitution was propounded by the Supreme Court in the जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ठीक है, वो किनके थ्रू प्रोपाउंड किया गया था, तो वो किया गया था केशवानंद भारती केस। अब बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान बना था, है ना, अब बेसिक स्ट्रक्चर उसका संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कब हुआ था, जब केशवानंद भारती केस आया था, तो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में उसके ऊपर जो है प्रोपाउंड किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती केस। द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लाइज अ राइट टू वोट टू ऑल। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या जो हमारा जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वोट की बात की जा रही है, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अभी कितना वोटिंग एज कितना है, पहले 21 हुआ करता था, बट अमेंडमेंट के बाद में इसको 18 ईयर्स कर दिया गया था। ठीक है, तो 18 साल अभी वोटिंग का जो राइट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंडर में क्या है, सिटीजन्स जो हैं वो वोट दे सकते हैं। The farmers or the constitution decide to leave importance to Panchayati Raj and direct the state to take steps to organize village panchayat as unit or government under the article। देखो सिंपल वर्ड में बात करें तो यहाँ पे पूछ रहा है जो आर्टिकल, वो आर्टिकल आपको बताना है जिसके अंदर पंचायती राज मेंशन किया गया है। तो पंचायती राज कौन सा आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है, आर्टिकल 40 के अंदर जो हमको पंचायती राज जो है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है,
द सुप्रीम कोर्ट, ओके, द सुप्रीम कोर्ट फंक्शंस फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम न्यू दिल्ली, बट इट कैन सीट एल्सवेयर। हाँ बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट जो है फंक्शन तो करती है न्यू दिल्ली से, बट वो किसी भी स्टेट के अंदर वो बैठ सकती है, कहीं भी दूसरे स्टेट्स के अंदर जाकर के बैठ सकती है विद द प्रपोजल ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के प्रपोजल के बाद ही वो दूसरे स्टेट के अंदर जाकर के बैठ सकती है। जो केसेस जो होंगे, केसेस का जो प्रोसीजर होगा, प्रोसीजन जो होगा, है ना, वो दूसरे स्टेट्स के अंडर में जाकर के भी हो सकता है बाय द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति अगर इंडिया के बोल देते हैं तो उनका अप्रूवल मिल जाता है। व्हेन द गवर्नर ऑफ ए स्टेट डाइज इन ऑफिस, हु टेक्स ओवर द एक्टिंग। देखो गवर्नर का अगर डेथ हो जाता है या प्रेसिडेंट का डेथ हो जाता है, देखो प्रेसिडेंट का डेथ हो जाएगा तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट ने भी रिज़ाइन कर लिया तो कौन होंगे, जो चीफ जज होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के, वो एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। अगर इधर बात की जाए, अगर हम इधर बात करते हैं, यहाँ क्वेश्चन के अंदर गवर्नर की डेथ हो जाती है तो गवर्नर की जब डेथ हो जाएगी तो कौन होंगे, चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जो चीफ जज होंगे वो एक्ट करेंगे। तो सेम प्रोसेस है स्टेट और सेंटर के अंदर। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है वो पार्लियामेंट के अंदर कब पास किया गया था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट करने का मतलब क्या है, जो पार्लियामेंट के अंदर जो अभी जो एमएलएज एमपीज जो बैठते हैं और स्टेट के थ्रू जो सेलेक्ट करके जो एमएलएज बैठते हैं राज्यसभा के अंदर, तो ये जो इलेक्शन का जो प्रोसीजर है ना, ये इलेक्शन का जो प्रोसीजर की बात की जा रही है, तो इलेक्शन का ये जो प्रोसीजर कब स्टार्ट किया गया था इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर स्टार्ट कब गया था, 1951 में पहली बार इलेक्शन हुआ था। मैंने डेट भी मेंशन किया था इसके पहले कि जो इलेक्शन हुआ था 1951 के अंदर, सेकेंड, ओके, तो 1951 के अंदर जो इलेक्शन हुआ था, ठीक है, वो कहाँ वो कब से कब हुआ था, उसका ड्यूटी टेन्योर भी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन के अंदर, तो वो अभी आपको क्लियर करना है कमेंट बॉक्स के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ ऑफ होगा, आई थिंक मिस्टेक प्रिंट है, ऑफ होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल सो फार इवन थ्रो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इट। कौन सा जो स्टेट का ऑप्शन आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। देखो ये सारे जो मैंने क्वेश्चंस लाए हैं ना, ये सारे आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने काफ़ी सेलेक्ट करके ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए नए बिल्कुल नए फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चंस लाए हैं। बिल्कुल भी ये रिपीटेटिव और जो पुराने जो क्वेश्चंस आपको हर बार देखने को मिल जाते हैं, बट वो सारे क्वेश्चंस नहीं, बिल्कुल नए फॉर्मेट के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे मैंने क्वेश्चंस लेके हैं। कोई भी रिपीटेटिव क्वेश्चंस आपको इसके अंदर नहीं देखने को मिलेगा। Which one of the following state does not have a legislative council so far even the constitution provides for it। इसमें से आपको वो सारा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसके अंदर संविधान ने ये तो बोला है कि आपको लेजिस्लेटिव असेंबली रखना है, बट वहाँ लेजिस्लेटिव जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली तो हर एक स्टेट के अंदर है, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की जा रही है यहाँ पे, विधान परिषद की बात की जा रही है। तो विधान परिषद कौन कौन से स्टेट के अंदर नहीं है, देखो बिहार के अंदर स्टेट है विधान परिषद। याद करने का मैंने आपको तरीका भी बताया था, तरीका ये था KUMBJAT। तो देखो के से हो जाएगा कर्नाटका, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, बी से हो जाएगा बिहार, और जो जे है वो जम्मू एंड कश्मीर था, बट जम्मू एंड कश्मीर में क्या किया गया है, वो ख़त्म कर दिया गया क्योंकि अभी वहाँ यूनियन टेरिटरी हो गया। अब उसके बाद आंध्र प्रदेश देन तेलंगाना। तो आपको इस फॉर्मेट में याद कर लेना है। तो इसमें से आपको कौन कौन सा ऑप्शन मिल गया, महाराष्ट्र मिल गया, बिल्कुल ठीक है, कर्नाटका मिल गया, बिल्कुल ठीक है, बिहार मिल गया, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स के अंदर है, बट मध्य प्रदेश के अंदर नहीं देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के अंदर क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, ठीक है। इन केस और अ डिस्प्यूट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वन सेकेंड, ओके, in case of a dispute, okay, in case or a dispute in the presidential election the issue is referred to the, देखो अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर कोई भी डिस्प्यूट आता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और अपोजिट पार्टीज़ जो हैं वो बोलती है कि नहीं, मतलब अब डिस्प्यूट समझ रहे होंगे। तो डिस्प्यूट की बात करें तो डिस्प्यूट अगर होता है तो किसके थ्रू उसको रिजॉल्व किया जाएगा, तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। तो पार्लियामेंट के अंदर ऑलरेडी इलेक्शन हो रहा है तो रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, तो जो दूसरी जो बॉडी हो जाती है वो सुप्रीम कोर्ट हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू रिजॉल्व किया जा सकता है। व्हाट आर द पावर्स
ऑफ द राज्यसभा रिगार्डिंग मनी बिल, यहाँ भी इनकरेक्ट है, ऑफ होगा। पावर्स, मनी बिल के बारे में बात करें तो मनी बिल कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो मनी बिल जो है वो आर्टिकल 101 के अंदर मेंशन किया गया है। बजट की बात करें तो आर्टिकल 112 के अंदर मेंशन किया गया है। और टोटल जो फाइनेंशियल बिल आ जाता है वो आर्टिकल 117 के अंदर। तो फाइनेंशियल बिल जो है वो आर्टिकल 117 के अंदर हो गया। मनी बिल जो हमारा हो गया वो आर्टिकल 110 के अंदर हो गया। और बजट की बात करें तो आर्टिकल 112 के अंदर हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। तो अब इसमें हमको क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिस्प्यूट होता है, हाँ ये हमने सॉल्व कर लिया है। राज्यसभा की बात करें रिगार्डिंग मनी बिल, मनी बिल के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन यहाँ है जो है इसमें से करेक्ट होने वाला है, तो वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जो मनी बिल जो है वो मनी बिल होल्ड किया जा सकता है राज्यसभा के थ्रू। बट देखो मनी बिल जो है ना वो पास सबसे पहले इंट्रोड्यूस कहाँ होता है मनी बिल, तो मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस होता है आपको लोकसभा के अंदर। मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा के अंदर। बट राज्यसभा से भी कोई भी बिल अगर पास होता है ना तो दोनों हाउसेज से देन फाइनल प्रेसिडेंट के पास जाता है। ओके, बट मनी बिल का थोड़ा सा प्रोविज़न सेम है, बट प्रोसेस की बात के बारे में डिस्कस करें तो कुछ ऐसा है कि मनी बिल लोकसभा के अंदर पास हो गया, ठीक, वो गया राज्यसभा के अंदर। तो राज्यसभा को ये कंपलसरी है कि वो 14 दिनों के अंदर मनी बिल को पास ही करेगा। मतलब 14 दिन तक होल्ड कर सकता है वो ऑटोमेटिक मनी बिल पास हो जाएगा, या खुद ही वो पास कर दिया 14 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक पास हो जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास आएगा और प्रेसिडेंट का साइन होने के बाद में फिर वो अप्रूव्ड हो जाएगा। तो ये जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप होल्ड कर सकते हैं 14 डेज तक। इफ द प्रेसिडेंट डाइज or resign or otherwise enact the result, the president office become vacant, president will act as a president only for the maximum period of। देखो प्रेसिडेंट का अगर डेथ हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, ठीक है। अब वाइस प्रेसिडेंट आ गए चलो उस पोस्ट के अंदर, बट वाइस प्रेसिडेंट कितने दिनों तक एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर सकते हैं, वो मैक्सिमम टेन्योर होगा 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर इलेक्शन कराना पड़ेगा और वो प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो होना पड़ेगा, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर, तो इसका आंसर जो है लॉन्गेस्ट टेन्योर के बारे में पूछ रहा है प्रेसिडेंट का। तो इसमें से जो लॉन्गेस्ट टेन्योर आपको सबको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 52 62 मतलब 12 साल, ठीक है। तो ये टेन्योर रहा है उनका। हु अमंग द फॉलोइंग हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज अ शॉर्टेस्ट टेन्योर। देखो ओवरऑल बात की जाए, ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन में हमारा चौधरी चरण सिंह आ जाएगा। बट अगर ओवरऑल बात की जाए तो 13 दिन का हमने अभी डिस्कस किया था। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डेवलप्ड थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन किसके थ्रू डेवलप किया जा सकता है, तो संविधान जो है इंडिया का कैसे डेवलप किया जा सकता है, तो कस्टोडियन के थ्रू, डेवलप्ड थ्रू कस्टम्स अमेंडमेंट्स के थ्रू। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया जा सकता है कस्टम्स एंड यूजेज जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के थ्रू। तो जो ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अमेंडमेंट के थ्रू, हाँ संविधान में संशोधन किया जाएगा तो डेवलपमेंट होगा, कुछ नए आर्टिकल्स को ऐड किया जाएगा। कस्टम्स एंड यूजेस के थ्रू भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया जा सकता है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के थ्रू भी किया जा सकता है। तो जो तीनों जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द इंडियन आर्मी जनरल हु हैड अर्नड द सॉब्रिक्वेट, देखो स्पैरो, सॉब्रिक्वेट क्या है अर्न क्या है, स्पैरो जो है टाइटल कौन से प्रेसिडेंट, आर्मी जनरल, इंडिया के आर्मी जनरल को टाइटल मिला है द स्पैरो, एज ए स्पैरो का टाइटल है ना। स्पैरो का टाइटल जो मिला है वो मिला है राजेंद्र सिंह को। ये आर्मी में मेजर जनरल हुआ करते थे, ठीक है। अब ये कब हुआ करते थे भाई, तो ये वर्ल्ड वार सेकेंड के अंदर भी थे इंडिया के इंडियन आर्मी के अंदर, जो ब्रिटेन के अंडर में थी। एंड 1947 में जब इंडो पाक वार हुआ था तो उस वक्त भी थे। 1965 के अंदर जो इंडो पाक वार हुआ था उसके अंदर भी थे। तो इनको स्पैरो का टाइटल दिया गया। द क्वेश्चन ऑफ द disqualification of a member of a state legislature shall be decided by the governor after the consultation with the state legislature। जो होते हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है बाय द गवर्नर। जो विधानसभा में जो बैठते हैं MP MLAs है ना, उनको हटाया जा सकता है बाय द गवर्नर। किस तरीके से, किस फॉर्मेट से, कैसे उनको हटाया जा सकता है, बाय द इलेक्शन कमीशन। ओके,
इलेक्शन कमीशन के थ्रू। अब देखो ऐसा नहीं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर वो उनका जो चुनाव हो गया उसके बाद, नहीं, चुनाव होने के बाद की बात नहीं की जा रही। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो सीट के लिए खड़े होते हैं, अगर वो इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं तो उनको कैसे हटाया जा सकता है कि हाँ आप इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बाय द गवर्नर, गवर्नर के थ्रू, गवर्नर बोलते हैं तो इलेक्शन कमिश्नर जो इलेक्शन कमीशन के जो हेड होंगे, इलेक्शन कमिश्नर है ना, तो वो उनको हटा सकते हैं। बिफोर 1956 द प्रेजेंट केरला स्टेट वाज नोन एज, देखो 1956 से पहले केरला स्टेट की बात की जा रही है, तो केरल जो स्टेट है उसको क्या बोला जाता था, त्रावणकोर कोचीन, त्रावणकोर कोचीन बोला जाता था 1956 से पहले। ये भी एसएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना मैं लेकर के आया हूँ, ये सारे क्वेश्चन एसएससी के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये था हमारा पॉलिटी का पूरा वीडियो लेक्चर। ये सारे क्वेश्चन आपको नए देखने को मिले होंगे, आई होप। सो सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा लग रहा है। कुछ नया चेंज चाहोगे तो उसके अंदर मैं वो सारी चीज़ें लेकर के आऊँगा इसके रिगार्डिंग। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।